हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना। जो भारत का संविधान है अन्य देशों के संविधान से तुलना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है इसकी जो पहली विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित रूप में है। ब्रिटेन का अलिखित, अमेरिका का संविधान लिखित है, रूस में न तो लिखित है न अलिखित है। इसका जो मामला है विशेषता के संदर्भ में सुने हैं। जापान, यहां का संविधान लिखित है, फ्रांस का भी लिखित है, जर्मनी का सुने हैं। भारत, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इसकी जो प्रकृति है किस प्रकार की है, लचीला है या कठोर है। तो भारत का संविधान कुछ मामलों में लचीला भी है और कुछ मामलों में कठोर भी है, यानी इन दोनों का यह सम्मिश्रण है। ब्रिटेन का संविधान लचीला है, अमेरिका का कठोर है, रूस का कठोर है, जापान का संविधान कठोर है, फ्रांस का कठोर है और जर्मनी का भी कठोर है। इसके बाद एकात्मक या संघात्मक के संदर्भ में देखें तो भारत का जो संविधान है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, अमेरिका का संघीय है, रूस का संघीय है, जापान का एकात्मक, फ्रांस का एकात्मक और जर्मनी का संघीय। संसदीय या अध्यक्षीय लोकतंत्र, तो भारत संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन संसदीय, अमेरिका अध्यक्षीय लोकतंत्र है, रूस अर्ध अध्यक्षीय, जापान संसदीय लोकतंत्र, फ्रांस अर्ध अध्यक्षीय और अर्ध प्रधानमंत्री, जर्मनी संसदीय गणतंत्र। संसदीय संप्रभुता के संदर्भ में अगर बात करें तो याद रखिएगा, जो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, भारत गणतंत्र प्रधान देश है, ब्रिटेन संवैधानिक गणतंत्र है, अमेरिका गणतंत्र है, रूस गणतंत्र है, जापान संवैधानिक राजतंत्र है, फ्रांस में गणतंत्र है और जर्मनी गणतंत्र है। राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नामात्र का और इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्रिटेन में प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होंगे वो कार्यकारी प्रधान होते हैं और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। रूस के राष्ट्रपति ये कार्यकारी प्रधान होते हैं और निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। जापान में राष्ट्रपति नहीं होते हैं। फ्रांस के संदर्भ में अगर बात करें तो राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं और निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जर्मनी है, यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं नामात्र के प्रधान होते हैं, ठीक है, और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एकल नागरिकता, देखिए जो नागरिकता है, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जो नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, वहीं अमेरिका में द्वैध नागरिकता है, एक देश के स्तर पर, दूसरा वहां के राज्य के स्तर पर, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो रूस में भी द्वैध नागरिकता है। इसके बाद जापान में एकल नागरिकता है और फ्रांस में भी द्वैध नागरिकता है तथा जर्मनी में सैद्धांतिक एकल नागरिकता को अपनाया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। ब्रिटेन में विधि का शासन, अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो जापान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद बारी बारी से ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, चीन और कनाडा के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ब्रिटेन का जो संविधान है, अगर यहां के संदर्भ में बात करें, ब्रिटेन में अगर बात करें तो यहां का जो राज अध्यक्ष होते हैं ये वंश परंपरा के आधार पर होते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है, वंशानुगत ये होते हैं। तो राज अध्यक्ष वंशानुगत होते हैं। जो ब्रिटेन का संविधान है अलिखित संविधान है और ये किस पर आधारित है तो चार्टर, अधिनियम, रीति रिवाज और परंपराओं पर। ब्रिटेन का जो सदन है, यहाँ पे दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड को उच्च सदन कहते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन बोलते हैं। सम्राट यानी क्राउन कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद अमेरिका का जो संविधान है इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पे अध्यक्षीय एवं संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति ही राज्य और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। संघ और राज्यों का अलग अलग संविधान है, संघ का अलग संविधान है और अमेरिका में राज्यों का
अलग संविधान है। संसद के दो सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट है। संसद में अगर अमेरिका के संविधान के संदर्भ में अगर बात करें तो जो अमेरिका का संसद है इसमें दो सदन है, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट, और इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ बोलते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के संदर्भ में आपको याद रखना है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसके बाद जर्मनी का जो संविधान है इसके बारे में अगर बात करें तो वर्तमान संविधान जो है, जर्मनी का जो संविधान है 1949 में निर्मित व परिवर्तित हुआ। संघीय शासन और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति नामात्र का जो है प्रमुख और वास्तविक जो प्रमुख होता है चांसलर होता है। और यहां पे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, उच्च और निम्न सदन। ठीक है, और इसे बुंदेस्ताग बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। देखिए, फ्रांस का संविधान जो है 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक के रूप में यह स्थापित हुआ। संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणाली का यह मिश्रण रूप है। यहां पे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेशनल असेंबली को निम्न सदन बोलते हैं और सीनेट को उच्च सदन बोलते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज और शासन दोनों का प्रमुख है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है इसके संदर्भ में अगर बात करें तो 1997 में नया संविधान लागू हुआ। यह जो है एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाता है। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति शासन और राज दोनों का अध्यक्ष है। राष्ट्रपति शासन और राज दोनों का अध्यक्ष होता है। यहां पे भी द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। नेशनल असेंबली को निम्न सदन और नेशनल काउंसिल्स को उच्च सदन बोलते हैं। इसके बाद चीन का जो संविधान है इसके बारे में अगर बात करें तो 1982 में चौथा संविधान लागू हुआ और संसद जो है यहाँ का एक सदनीय है जिसे बोलते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज का नहीं। तो जो यहाँ का प्रधानमंत्री है, चीन का प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, सरकार का प्रधान होता है। कनाडा का संविधान जो है इसके बारे में अगर बात करें तो संघीय शासन का प्रमुख गवर्नर यानी ब्रिटिश महारानी के द्वारा नियुक्ति। ठीक है, और शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में है। द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन और सीनेट को उच्च सदन बोलते हैं और प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद संसद की जो प्रमुख समितियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संसदीय समितियों के बारे में पहला है, देखिए अगर वित्तीय समितियों के बारे में अगर बात करें तो वित्तीय समितियों के संदर्भ में 3 समितियां आते हैं। नाम है लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, याद रखिएगा। और सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। और जो लोक लेखा समिति है इसका कार्य क्या है? विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और सीएजी यानी सीएजी मतलब कै के जो रिपोर्ट होते हैं इस पर विचार करना, प्रतिवेदन पर विचार करना। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। और सदस्यों का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। ठीक है, और इसका जो कार्य है प्राक्कलन समिति का, धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। देखिए इस समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7 होते हैं। और इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। और कार्य क्या है सार्वजनिक उपक्रम समिति का? तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की समीक्षा और समीक्षा करना। इसके बाद है सदन की समितियां। सदन की जो समितियां हैं, पहला है कार्य मंत्रणा समिति, दूसरा है नियम समिति, तीसरा है गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। देखिए जो कार्य मंत्रणा समिति है इसमें कुल मिलाकर लोकसभा के अध्यक्ष सहित 15 और राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर 15 11 यानी आपके हो गए 26। और
इनका निर्वाचन किस तरह से होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति जो है अपने अपने सदनों में से इस समिति के पदेन मतलब कि अध्यक्ष होते हैं। और कार्य क्या है? विधेयकों विषयों के लिए सदन की कार्यवाही में समय निर्धारित करना। इसके बाद दूसरा जो है, जो सदन की जो समितियां हैं, जैसे दूसरा है नियम समिति। इसमें लोकसभा की समिति 15 और राज्यसभा की समिति 16। याद रखिएगा, 15 लोकसभा से और राज्यसभा की जो समिति होती है 16 होते हैं नियम समिति में। और लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। और कार्य क्या है? तो संसदीय कार्यवाही और नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना। इसके बाद गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। इसमें 15 ये जो समिति है 15 सदस्यों से बनता है और उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। और कार्य क्या है? तो सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना और गैर सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं समय का निर्धारण करना। इसके बाद है जांच समितियां। जांच समिति में याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति आता है। तो दो समितियां हैं, याचिका और विशेषाधिकार, याद रखिएगा। याचिका समिति में लोकसभा से 10 और राज्यसभा से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य नामित होते हैं, यानी कुल मिलाकर 25 सदस्य इसमें जो है शामिल होते हैं याचिका समिति में। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये नामित किए जाते हैं। इनका जो निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और कार्य क्या है? तो सभी याचिकाओं का परीक्षण करना जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट, तो विशेषाधिकार जो समिति है इसमें भी जो है 25 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना रिपोर्ट देना और संसद के किसी सदन या अध्यक्ष के द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना इनका कार्य है। इसके बाद है संवीक्षण समितियां। याद रखिएगा, संवीक्षण समितियां जो है 3 है। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और कानून समिति। देखिए, सरकारी आश्वासनों से संबंधित जो समिति है इसमें लोकसभा के 15 सदस्य शामिल होते हैं और इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। और कार्य क्या है? तो सरकार या मंत्रियों के द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए या नहीं इस बात की जांच करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। दूसरा, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसमें भी लोकसभा के 15 सदस्य शामिल होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इसका कार्य क्या है? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का संविधान के द्वारा दिए गए विनियमों यानी प्रदत्त विनियमों, नियमों और उप नियमों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों के द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना कि वो उचित तरीके से इसका प्रयोग करते हैं या नहीं। इसके बाद कानून समिति है और इसमें भी लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसका पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है और सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नियमों और अधिनियमों की ये जांच करता है, कानून समिति। इसके बाद है सेवा समितियां। सेवा समितियां एक समितियां हैं सेवा समिति के संदर्भ में सामान्य परियोजना समिति और इसमें लोकसभा के 20 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है और सदन की कार्य प्रणाली के संगठन तथा सुधार से संबंधित विषयों पर यह परामर्श देता है, सलाह देता है। देखिए, अन्य प्रमुख समितियां हैं जो सेवा समितियां हैं वह आवास समिति, ग्रंथालय समिति, संसद सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति इत्यादि। याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन जो है हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है देखिए राज्य व्यवस्था समसामयिकी है, तो इसके बारे में हम लोग जो है देखिए जैसे उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम दिया गया 2003, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021, जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलिए इसको डिस्कस ही कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं आज इस सेशन में राज्य व्यवस्था समसामयिकी। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है, आप अगर उत्तराखंड के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड था, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो स्किप किया जा रहा है आप बुक से या पीडीएफ के माध्यम से इसको कवर कर लीजिएगा। तो देखिए 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा के द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। कब? 2021 को 8 फरवरी को।
ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, और आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा के जम्मू और कश्मीर कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के साथ मिलाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो असम निरसन विधेयक 2020। देखिए, जो फिलहाल की जो घटनाएं हैं 2020 से 2022-23 के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो 30 दिसंबर 2020 को असम विधानसभा ने राज्य में संचालित मदरसों को नियमित स्कूल में परावर्तित करने के लिए जो है असम निरसन विधेयक 2020 को पारित किया था। किसके लिए? तो जो असम विधानसभा इसने क्या किया कि राज्य में जो चल रहे मदरसे हैं, इन मदरसों को नियमित स्कूल में, रेगुलर स्कूल में परिवर्तित करने के लिए यह जो है निरसन विधेयक लाया गया था। और इस विधेयक में असम मदरसा शिक्षा जो प्रादेशिक अधिनियम 1995 था और असम मदरसा जो शिक्षा था, यह अधिनियम 2018, तो 1995 और 2018 को निरस्त करके, रद्द करके यह प्रस्ताव लाया गया। ठीक है। इसके बाद है असम राजभाषा संशोधन विधेयक। ठीक है, 22 दिसंबर 2020 को असम राज्य मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा यानी देवनागरी लिपि को राज्य की सहयोग भाषा के रूप में जो है अपनाने के लिए असम राजभाषा संशोधन विधेयक को अनुमति प्रदान की। बोडो भाषा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। देखिए, 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस अध्यादेश को, ठीक है, इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी और 28 नवंबर 2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गया। इस अध्यादेश के अंतर्गत विवाह के लिए छल कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामले में 1 से 5 वर्ष तक की जेल और कम से कम 15,000 रुपए की जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नाबालिगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 वर्ष तक का जेल और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 10 वर्ष का जेल और कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2021, इसके बारे में देख लेते हैं। 8 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 को पारित किया। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया विवाह अकृत यानी शून्य माना जाएगा, इसका कोई वैल्यू न रह जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर समान स्थिति में 1 से 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। नाबालिग महिला तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों के मामलों में 2 से 10 वर्षों का कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा न्यूनतम। इसके अतिरिक्त सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर 5 से 10 वर्षों का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान। जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020। देखिए, 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा देने के लिए जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दिया। किस किस के लिए? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को। इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उन प्रशासनिक और विधायी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए इस अधिनियम से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी और इसके अंतर्गत गोवंशीय पशुओं का वध करने वालों के लिए जो गोवंश यानी गाय वंश से रिलेटेड जो पशु हैं, इनको वध करने वालों को जो है 10 वर्ष का कारावास होगा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। उन्हें शारीरिक क्षति यानी अंग भंग पहुंचाने वालों को जो है 3 वर्ष का कारावास, 3 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है महामारी संशोधन अधिनियम 2020। देखिए, राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को महामारी संशोधन अधिनियम 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध घोषित किया गया है। हरियाणा राज्य के लिए स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020।
हरियाणा विधानसभा ने 5 नवंबर 2020 को हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020 पारित किया। इसके अंतर्गत क्या हुआ, निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय निवासियों को 75% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 क्या है, देखिए 23 सितंबर 2020 को क्या हुआ कि राज्यसभा में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पारित किया गया और लोकसभा में यह पहले ही पारित हो चुका था। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 कानूनों का स्थान लेगी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है। इनमें कर्मचारी प्रोविडेंट फंड यानी जो ईपीएफ है, इसके बाद जो ईपीएस है कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस शामिल है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेच्युरी, मातृत्व लाभ, निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर यानी शेष और कर्मचारियों और आश्रितों को मुआवजा के संबंध में सरकार जो है अधिसूचित कर सकती है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में उस समय बहुत काफी चर्चित था। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 27 अगस्त 2017 को मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक ए बिद्दत, एक बार में जो 3 तलाक की जो व्यवस्था है तलाक ए बिद्दत, इसको क्या किया गया, 3 तलाक यानी एक बार में 3 तलाक बोलने की जो प्रथा है, इसको जो है कुप्रथा को, इस प्रथा को कुप्रथा मानकर इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने इस पर जो है कानून बनाने को कहा और इसी के अंतर्गत केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री के द्वारा लोकसभा में 21 जून 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण जो विधेयक 2019 है इसको प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 25 जुलाई 2019 को लोकसभा से और 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से पारित हो गया और यह विधेयक 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है स्वीकृति हो गई। इस विधेयक पर 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी और अधिनियम पूर्वगामी विधि से यानी 19 सितंबर 2018 के तिथि से यह लागू हो गया। इस अधिनियम में एक साथ 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत और ऐसे किसी अन्य त्वरित तलाक की प्रथा अवैध घोषित किया गया। साथ ही इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है जिसके लिए 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने का दंड निर्धारित किया गया है। आरोपित व्यक्ति को जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया है। यह तभी संज्ञेय अपराध माना जाएगा जब इसकी सूचना स्वयं पीड़ित महिला के द्वारा या उसके रक्त संबंधी या विवाह से बने संबंधी व्यक्ति के द्वारा दी जाए। पीड़ित मुस्लिम महिला अपने लिए अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी होगी जिसका निर्धारण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। मुस्लिम महिला को अपने नाबालिग बच्चों का संरक्षण पाने का अधिकार होगा जिसका निर्धारण मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद है वेतन संहिता अधिनियम 2019। 30 जुलाई 2019 को लोकसभा से और 2 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पारित वेतन संहिता अधिनियम 2019 कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। इस अधिनियम ने वेतन से संबंधित 4 कानूनों को जो है प्रतिस्थापित कर दिया। पहला जो है वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इन चारों को प्रतिस्थापित कर दिया। इस संहिता के अनुसार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाएगा और 5 वर्ष से कम, अगर बात करें 5 वर्ष से कम के अंतराल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। नियोक्ता सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान नहीं कर सकेंगे। यह संहिता समान कार्य अथवा समान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों के भर्ती और वेतन से संबंधित मामलों में लैंगिक विभेद पर जो है प्रतिबंध लगाती है। भेदभाव पर मतलब लिंग भेदभाव पर जो है प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने जितने भी पॉलिटी का एनसीईआरटी पॉलिटी सार संग्रह का जितने भी टॉपिक कवर किया है उस पर आधारित एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको एक बार रिवीजन फिर से हो जाए और आप कितने कमेंट भी कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों को जो है कवर कर पा रहे हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पा रहे हैं। कमेंट करके आपको बताना है। जब डिस्कस इसका किया जाएगा तो आप पॉज करके वीडियो को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो पूरे बुक को यानी पूरे टॉपिक को एमसीक्यूज में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।